अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना डिस्कस करना है। ये फिनोमेना भी वो फिनोमेना है जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो आज के टॉपिक में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो कौन से एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना हैं जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जरिए से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंडर हमने डिस्क्राइब करना है व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, its atoms or molecules get excited। that means इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they jump from ground state to any upper excited state। अब अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट डिस्क्राइब करना चाहें तो किसी हाइड्रोजन एटम के लिए जिसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये स्टेट शेल नंबर 1 इस हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी अपर शेल में जाता है तो वो स्टेट इसके लिए एक्साइटेड स्टेट होती है। इससे ऊपर मौजूद शेल भी जो है वो एक्साइटेड स्टेट ही, इससे ऊपर मौजूद मजीद शेल्स में भी अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में ही कहलाएगा हाइड्रोजन का एटम। लेकिन अगर हम लिथियम एटम की बात करें तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आउटर मोस्ट सेकेंड शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर शेल नंबर 2 में रहता है तो ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अगर ये जंप करके किसी अपर शेल में चला जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में कहलाएगा। अब अगर एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी अपर स्टेट में जा चुका है और एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो इस सूरत में क्या होगा कि दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट, ये इलेक्ट्रॉन्स अपर शेल से दोबारा लोअर शेल में फॉल करते हैं। इससे क्या होता है, इस दौरान दे इमिट एनर्जी विच दे हैड एब्जॉर्ब्ड। तो जो एनर्जी इन्होंने एक्साइटेशन के दौरान एब्जॉर्ब की थी वो इमिट कर देते हैं। और ये जो इमिटेड एनर्जी है ये किस सूरत में रिलीज होती है, ये रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में।
सो हम बात कर रहे हैं इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जब टेम्परेचर लो होता है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो इमिटेड रेडिएशंस होती हैं उनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गर, और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती हैं लोअर। और बात की जाए अगर हाई टेम्परेचर्स की, तो हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो वेवलेंथ्स इमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं। दैट मीन्स इन वेवलेंथ्स की निस्बत शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती हैं कंपेरेटिवली हायर एज कम्पेयर टू दीज फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब है ये जो वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस की गई है, और वो एग्जाम्पल किसकी है? वो एग्जाम्पल है एक प्लाटिनम वायर की। प्लाटिनम का सिंबल Pt लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 78 है, और एक सर्टन आइसोटोप के लिए इसका जो एटॉमिक मास नंबर है ये है 195। अब ये जो प्लाटिनम वायर है इसको अगर हम हीट करना स्टार्ट करें, दैट मीन्स इफ प्लाटिनम वायर इज हीटेड, तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स हमने डिस्कस करने हैं। पहला टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, फिर है 900 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर जो हमने डिस्कस करना है वो है 1100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1300 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा फाइनली 1600 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हम प्लाटिनम वायर को हीटअप करते हैं तो इसकी जो इमिटेड रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड के साथ साथ विजिबल पोर्शन में भी एंटर होती हैं और डल रेड कलर दिखाई देता है। अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के ऊपर प्लाटिनम को हीटअप करेंगे तो उस सूरत में कोई कलर दिखाई ही नहीं देगा। जो रेडिएशंस इमिट होंगी वो इंफ्रारेड पोर्शन में होंगी, हीट की सूरत में इमिट होंगी, उसका कोई भी पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करता होगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना जारी रखेंगे और 900 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो इस वक्त हमें ये वायर चेरी रेड कलर के साथ ग्लो करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीमेंट जारी रहेगा और 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हमें ऑरेंज रेड दिखाई देगी। 1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वायर येलो कलर इमिट कर रही होगी और 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके ये वायर वाइट कलर इमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो अब ये जो कलर ट्रांजिशन है ये क्यों हो रही है? और फाइनली यहाँ पे येलो के बाद ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर्स कहाँ हैं? और इसके अलावा टेम्परेचर के साथ साथ ये वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज का क्या रिलेशन है? ये सारी बातें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मैक्सवेल ने पेश की थी उसके मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पे इसके बाद चल रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट की तरफ। हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज़रूरत है एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर की। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक्चुअली ब्लैक कलर क्या होता है? ब्लैक कलर तब अपेयर होता है जब किसी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट ऑलमोस्ट तमाम रेडिएशंस ही एब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत ही थोड़ी ना होने के बराबर परसेंटेज जो रेडिएशन की पड़ी है किसी ब्लैक कलर्ड बॉडी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आए तो हमें वो कलर किस तरह से दिखाई देता है? वो ब्लैक के तौर पे अपेयर होता है।
ऐसे ही यहाँ पे ये कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस पड़ रही हैं ये तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ब्लू कलर की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ब्लू दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक ग्रीन कलर की लाइट स्ट्राइक करवाऊं तो चूंकि अभी भी ग्रीन इसमें एब्जॉर्ब हो रही है जो कि वाइट लाइट के अंदर मौजूद है, तो तब भी ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें ये ब्लू कलर से लिखा हुआ जो वर्ड है ये ब्लैक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर इंसिडेंट तकरीबन तमाम रेडिएशन ही एब्जॉर्ब हो जाएं और ना होने के बराबर रिफ्लेक्ट बैक करें तो उससे एक ब्लैक बॉडी बनती है। अब ब्लैक बॉडीज़ भी मुख्तलिफ शेड्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बॉडीज़ होती हैं जो शाइनी ब्लैक होती हैं, जैसे कि जब हम शूज़ को पॉलिश कर लेते हैं तो वो शाइनी ब्लैक अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, तो वो कंपेरेटिवली एक लार्जर पोर्शन ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं। तो वो कंपेरेटिवली एक लार्जर पोर्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है वो डल ब्लैक होनी चाहिए, जैसे कि ब्लैक सूट डल ब्लैक कलर देता है। अब ये ब्लैक सूट क्या है, अगर आप किसी कैंडल को ऑन करके उसके ऊपर कोई बर्तन रखें तो उसके ऊपर जो धुआं सा जमा हो जाता है उसे हम ब्लैक सूट कहते हैं, जो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होता और अपने ऊपर इंसिडेंट रेडिएशंस की लार्ज परसेंटेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर हम एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक कैविटी रेडिएटर डिज़ाइन करते हैं। अब ये कैविटी रेडिएटर किस तरह से बनता है, इस तरीके से एक हॉलो बॉडी बनाई जाती है जिसके एक साइड के ऊपर एक कैविटी मौजूद होती है और इसके इंटीरियर्स के ऊपर यहाँ पे ब्लैक सूट पॉलिश किया गया होता है, जिसके अंदर यहाँ पे इंटीरियर्स के ऊपर ब्लैक सूट अटैच किया जाता है ताकि ये जो बॉडी है ये अपने ऊपर पड़ने वाली ज़्यादातर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे। अब अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम स्ट्राइक करती है तो इसका 99% हिस्सा भी अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो 1% बाउंस बैक करेगा, जिसकी वजह से ये एक नियर आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे इस बॉडी के इस तरह से हल्की सी इंक्लाइंड सरफेस बना दी जाती है। तो ये इंक्लाइंड सरफेस बनाने से क्या होता है कि जो रेडिएशंस यहाँ पे आती हैं इस ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करती हैं इस तरह से। यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन के दौरान भी 99% रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं और तकरीबन 1% बाउंस बैक करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आने वाली ये जो 1% है इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इसमें से मज़ीद 99% एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद पूरी तरह से इस ब्लैक बॉडी के ऊपर जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब
ये नियर ब्लैक बॉडी या फिर कैविटी रेडिएटर इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि एक बॉक्स जो हॉलो हो वो इस तरह से बनाया जाए कि उसकी जो अंदर की सरफेस है वो ज़रा इस तरह से हल्के से एंगल के ऊपर मौजूद हो। तो इस सूरत में भी क्या होगा कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी, इस कैविटी के अंदर एंटर होंगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एक ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस होती है और एक ऐसी बॉडी जो कि एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस होती है वो एक्सीलेंट इमिटर ऑफ रेडिएशंस भी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इस कैविटी रेडिएटर को किसी फर्नेस में प्लेस करेंगे जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये इमिट करने की भी सलाहियत रखेगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद इस तरीके से यहाँ पे सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे कोई ऐसा एंगल बनेगा कि यहाँ से इमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस कैविटी से बाहर इमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्राम की किसी ब्लैक बॉडी रेडिएटर के लिए किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएटेड एनर्जी को सबसे पहले मेयर जिन साइंटिस्ट ने किया उनके नेम्स डिस्क्राइब किए हैं बुक में, ल्यूमर एंड प्रिंगशैम। इसके लिए जो सेटअप उन्होंने यूज़ किया उसकी ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी हमने ड्रॉ करनी है जिसके इंटीरियर्स अपने ऊपर इंसिडेंट आलमोस्ट तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये तमाम रेडिएशंस री इमिट भी हो सकती हैं। हम चूँकि यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए ये जो ब्लैक बॉडी है ये प्लेस की जाएगी किसी फर्नेस के ऊपर, हाई टेम्परेचर्स के ऊपर, जिसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होंगी डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। सो जो इमिटेड वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो इमिटेड रेडिएशंस हैं ये अपने अंदर तमाम वेवलेंथ्स इंक्लूड किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो डाइवर्जिंग रेडिएशंस हैं इनको पैरेलल बनाने के लिए इस जगह के ऊपर एक कन्वर्जिंग मिरर यूज़ किया गया है। इस कन्वर्जिंग मिरर का जो दूसरा नाम है वो कन्वर्जिंग मिरर का दूसरा नाम कनकेव मिरर भी है और पॉइंट टू बी नोटेड के जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आके इस मिरर के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट होंगी, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी और पैरेलल बीम की तरह अपेयर होंगी
उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस बीम को एक प्रिज्म से पास करना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से प्रिज्म ड्रॉ कर देते हैं। सो ये जो रेज अब आ रही हैं इस प्रिज्म की तरफ, ये जब प्रिज्म में एंटर होंगी तो रिफ्रैक्शन की वजह से अपनी कंपोनेंट वेवलेंथ में स्प्लिट अप होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये जो रे है ये इस तरह बेंड करेगी, और जो यहाँ मौजूद रे है वो भी इस तरह बेंड करेगी। इस पोर्शन के दरमियान में आने वाली जितनी भी रेज हैं वो सब रिफ्रैक्ट करेंगी, और इस रीजन के दरमियान में आने वाली तमाम वेवलेंथ स्प्लिट अप होंगी, और स्प्लिट अप होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे ये रेज अपीयर होंगी। कि ये रेज फिर से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही होंगी। हम ये बात जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन n इज इक्वल टू c ओवर v होता है। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। और हम ये बात जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। सो फ्रीक्वेंसीज कैंसिल आउट हो जाती हैं, और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन मीडियम। अब अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर के लिए ये जो लैम्डा ओवर लैम्डा प्राइम की रेशियो है ये कम होती है, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग भी कम होती है। और ब्लू कलर की बात की जाए तो उसके लिए लैम्डा ओवर लैम्डा प्राइम की रेशियो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए किसी भी ग्लास का ज़्यादा पेयर होता है, और ब्लू कलर की बेंडिंग भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कम बेंडिंग के बाद इस जगह के ऊपर जो वेवलेंथ अपीयर होंगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी लॉन्गर वेवलेंथ, और इस जगह के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेट होंगी वो होंगी, और इस जगह के ऊपर जो कंसंट्रेट होंगी वो कौन सी होंगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ इस जगह के ऊपर कंसंट्रेट होंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करना है। जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। सो इस मिरर के ऊपर आके इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्ट्राइक करेंगी। यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद फिर से ये रेज जो हैं ये पैरेलल बनाई जाएंगी, और अगेन यहाँ पे इस जगह के ऊपर लॉन्गर, और अगेन यहाँ पे इस जगह के ऊपर लॉन्गर वेवलेंथ कंसंट्रेटेड होंगी, और इस जगह के ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ कंसंट्रेटेड होंगी। इसके बाद क्या किया जाएगा कि यहाँ पे इसके रास्ते में, इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके रास्ते में यहाँ पे इस तरीके से स्लिट्स प्लेस की जाएंगी, पाथ में स्लिट प्लेस की जाएगी। और इस स्लिट की पोजीशन के पीछे यहाँ पे
एक डिवाइस मौजूद है जिसका नाम है थर्मोपाइल। दैट मीन्स इट इज अ रेडिएशन डिटेक्टर। अब जो रेडिएशंस इस स्लिट में एंटर हो रही हैं वो इस पोर्शन के ऊपर पड़ने वाली बुक ने इस तरह से ड्रॉ की हैं। सो अब ये जो थर्मोपाइल और स्लिट का अरेंजमेंट है ये यहाँ पे इस पोजीशन से मूव करके डाउनवर्ड इस पोजीशन तक लाया जाएगा और हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मेजर की जाएगी कि इस पूरी लेंथ में जो यहाँ से यहाँ तक मौजूद है इस पूरी लेंथ में कौन सी वेवलेंथ किस कदर ज़्यादा इंटेंस है। अब हम इसी रेफरेंस में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। और चूंकि हम थर्मोपाइल को एक सर्टन लेंथ में मूव कर रहे होते हैं इसलिए एक्चुअली ये इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ है, लेकिन चूंकि इसके लिए जो डेटा यूज़ किया जा रहा है वो आर्बिट्रेरी यूनिट्स में है, इसलिए अगर हम सिर्फ इंटेंसिटी को भी यूज़ कर लें तो उससे शेप ऑफ ग्राफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम इस ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है जिसमें हम स्केलिंग कुछ इस किस्म से करेंगे कि जिसमें स्केलिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे 0 मौजूद होगा, इधर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 का डिजिट लिखना है हमने। और इस तरफ रिप्रेजेंट की जा रही है इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ के जो यूनिट्स हैं ये माइक्रोमीटर्स में लिखे जाएंगे और यहाँ पे 0 माइक्रोमीटर मौजूद है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर तकरीबन 0.7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ है और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 0.4 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ है। और हम ये बात जानते हैं कि अगर वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर की हो तो हम उसे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं और फर्दर हम इसे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 0 मीटर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 0 क्यों लिखा गया? क्योंकि हम यहाँ पे -3 + 3 लिखना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये वेवलेंथ 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ -3 इंटू 10⁻+3 मीटर में तब्दील होगी। दैट मीन्स 0.4 को हम 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ 10⁻⁻9 मीटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये टर्म नैनोमीटर बन जाएगी। सो 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 400 और आगे मौजूद टर्म नैनोमीटर है। तो ये जो 400 नैनोमीटर की वैल्यू आई है ये वॉलेट कलर की वेवलेंथ की वैल्यू है। और ऐसे ही यहाँ पे जो 0.7 माइक्रोमीटर है ये 700 नैनोमीटर को करस्पॉन्ड करती है वैल्यू, जो कि रेड कलर की वेवलेंथ है। इसके अलावा इस ग्राफ के वाई एक्सिस के ऊपर हमने इंटेंसिटी प्लॉट करनी है और ये इंटेंसिटी और इसके जो यहाँ पे स्केलिंग है वो आर्बिट्रेरी है। दैट मीन्स हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है कि कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा इंटेंस है और कौन सी वेवलेंथ कम इंटेंस है। हमने यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी, तो इसलिए यहाँ पे मैं कोई स्केल नहीं ड्रॉ कर रहा। बाकी यहाँ पे
विजिबल पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे वाइट लाइट की रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। ये वाइट कलर्ड सेगमेंट है और इसमें जो तमाम रेडिएशंस मौजूद हैं वो ड्रॉ की जा रही हैं इस तरह से कि यहाँ पे सबसे पहले जो कलर एग्जिस्ट करता है वो है रेड, उसके बाद नेक्स्ट कलर है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद बारी आती है येलो कलर की। येलो के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो नेक्स्ट कलर मौजूद है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन के बाद ब्लू कलर मौजूद है। ब्लू के बाद इंडिगो है और फाइनली यहाँ पे वॉयलेट कलर मौजूद होगा। अब जो ब्लैक बॉडी फर्नेस के ऊपर प्लेस की गई है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट की जाती है। तो जो सबसे पहले रेडिएशंस इमिट होती हैं वो जो अपने अंदर वेवलेंथ कंटेन करती हैं उनका ग्राफ कुछ इस किस्म का होता है। और ये जो टेम्परेचर फर्नेस का इस कर्व के लिए यूज़ किया गया है वो तकरीबन 1000 केल्विन है। और उसके बाद अगर फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए 1260 केल्विन तक तो यहाँ पे ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये भी थोड़ी सी पीछे आ जाती है, इस जगह के ऊपर आ जाती है। और ये जो पीक बन रही है ये भी थोड़ा सा अपनी इस पोजीशन से पीछे शिफ्ट कर जाती है, तकरीबन यहाँ पे आ जाती है। अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें 1260 केल्विन के लिए तो वो कुछ इस किस्म का बनता है। ये कर्व किस टेम्परेचर के लिए है? ये 1260 केल्विन के लिए है। अब आप टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करें तो 1450 केल्विन के ऊपर जाके ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये इस कदर पीछे आ चुकी होती है कि ये विजिबल पोर्शन को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। और इसके अलावा इसकी जो पीक है वो भी यहाँ पे मज़ीद पीछे आ चुकी होती है और तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने ग्राफ को और इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे पीक बनेगी और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ किसके लिए है? ये 1450 केल्विन टेम्परेचर के लिए है। टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ और पीछे आएगी और पीक तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी। नतीजा क्या होगा कि अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा। नतीजा क्या होगा कि अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा। और ये ग्राफ किस टेम्परेचर के लिए है? ये तकरीबन 1650 केल्विन के लिए है। तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो डिस्कस किया। अब इस ग्राफ से हम कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। उन रिजल्ट्स के लिए हम हेडिंग यूज कर रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमने इसी डायग्राम
ग्राफ को यूज़ करना है। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट में फैक्ट नंबर 1 है वो ये है, एट अ गिवन टेम्परेचर the energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum ऑफ द बॉडी। अगर हम ग्राफ को देखें और 1000 केल्विन की बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम तमाम वेवलेंथ्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ये वेवलेंथ बहुत कम इंटेंस है और आगे चलते हुए इन वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है और आगे फिर डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स 1000 केल्विन के ऊपर जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद 1260 की बात करें तो यहाँ पे भी जो इमिटेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए 1450 के लिए तो वहाँ पे भी इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर ऐसे ही 1650 के ऊपर भी यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये स्पेक्ट्रम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है फैक्ट नंबर 2 और इसके मुताबिक, और इसका एक सर्टन नेम भी है, इसका नेम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर सिर्फ वीन्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर T the emitted radiation maximum value for a certain wavelength, जिसके लिए सिंबल लैम्डा मैक्स यूज किया गया है। लैम्डा मैक्स से मुराद मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है बल्कि मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ है। एंड द प्रोडक्ट lambda maximum into T remains constant. That means किसी भी टेम्परेचर की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 केल्विन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वेवलेंथ है जो मोस्ट इंटेंस है, इसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम का वर्ड यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि बाकी कोई भी वेवलेंथ इस कदर इंटेंस नहीं है, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या है, मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसने बहुत ज़्यादा एनर्जी जिस वेवलेंथ की सूरत में इमिट हुई। फिर 1260 की बात कीजिए तो यहाँ पे जो लैम्डा मैक्सिमम है वो यहाँ पे मौजूद है। 1450 के लिए लैम्डा मैक्सिमम इस पोजीशन के ऊपर मौजूद है और 1650 के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम इन मैक्सिमम पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएं, अगर हम इस ग्राफ में इन मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ्स को इस तरह से आपस में मिला दें तो ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है। और फिलहाल स्केलिंग का मसला है, वरना हमने मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट हो रही है, मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
केल्विन टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं और उसकी जगह पे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आती है और ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा मैक्सिमम है और जो एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट है इसका एक सर्टेन नाम है, इसको हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 2.9 इंटू 10⁻⁻3। लैम्डा के लिए यूनिट मीटर और टेम्परेचर के लिए केल्विन। इस हिसाब से यहाँ पे इस कांस्टेंट की अगर डायमेंशंस लिखी जाएं तो वो होंगी लेंथ की डायमेंशंस और टेम्परेचर की डायमेंशंस थीटा। अब यहाँ पे बाजुकात के भी लिख लिया जाता है, लेकिन आपने थीटा को ही प्रीफर करना है। तो ये इस वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेस होके इस ग्राफ की लेफ्ट साइड के ऊपर आना शुरू कर देता है। और इसी वजह से इस रूल को हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ। सो फैक्ट नंबर 3 है फॉर all wavelengths an increase in temperature causes an increase in energy इमिशन। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट मीन्स उसकी एनर्जी रेडिएशन और एनर्जी इमिशन की वैल्यूज़ क्या करती चली जाएंगी? इंक्रीज करती चली जाएंगी। अगर आप इस वेवलेंथ की बात नहीं करना चाहते, इस वेवलेंथ की बात करना चाहते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो यहाँ पे जो हर वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इस बात को याद रखने के लिए मैथमेटिकल पॉइंट की सूरत में लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? फॉर ऑल वेवलेंथ्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हर वेवलेंथ ज़्यादा इंटेंस होती चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो बात डिस्क्राइब की गई है वो ये, द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद increase in wavelength and at a particular wavelength lambda maximum, it has maximum value with further increase in wavelength the intensity डिक्रीजेस।
यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि आप किसी सर्टेन टेम्परेचर की बात कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 1260 केल्विन की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी जब तक कि आप लैम्डा मैक्सिमम तक नहीं पहुँच जाते। लैम्डा मैक्सिमम के बाद मज़ीद आप अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो फिर इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। तो इस बात को याद रखने के लिए हम किस तरह से मैथमेटिकल पॉइंट बना सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो भी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। कहाँ तक? लैम्डा मैक्सिमम तक। उसके बाद जब आप लैम्डा को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करती चली जाएगी। और आपको मैं यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पीक है ये पीक विजिबल पोर्शन के अंदर आ जाए तो इसके लिए आपको टेम्परेचर तकरीबन 5 to 6000 केल्विन के दरमियान में रखना पड़ता है, जो कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन है। दैट मीन्स जो सूरज रेडिएशंस इमिट कर रहा है उसकी मेजर रेडिएशंस जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। जबकि इस केस में आप देख सकते हैं कि विजिबल पोर्शन में जो स्पेक्ट्रम इमिट हो रहा है वो बहुत थोड़ा है और बाकी ये जो सारा पोर्शन है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है और हीट एनर्जी की सूरत में इमिट होता है। सो सन के केस में भी क्या होगा कि यहाँ पे जो सन के केस में क्या होगा, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी सबसे शॉर्ट वो कहीं अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती होगी और इस तरीके से जो पीक है वो विजिबल पोर्शन में आती होगी और उसके बाद यहाँ पे आगे इंफ्रारेड पोर्शन भी मौजूद होगा जिसमें हीट इमिट होती होगी। तो इस तरीके से जो सन है वो ज़्यादातर रेडिएशन विजिबल पोर्शन में ही इमिट करता है। लेकिन डेली लाइफ में जहाँ टेम्परेचर्स हम 5 to 6000 केल्विन से लो रखते हैं वहाँ पे मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ जो है वो विजिबल पोर्शन में लाई नहीं करती। इसके बाद हम आते हैं अपने फाइनल पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 4 क्या है? द एरिया अंडर each curve represents the total energy E radiated per second पर स्क्वायर मीटर। अब इस बात को नोटिस करें तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है। अगर आप इस पूरे फ्रेज को मिला के देखें तो ओवर ऑल वेवलेंथ्स, दैट मीन्स किसी भी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आप तमाम वेवलेंथ्स की वजह से जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इमिट हो रही है उसको देखें। दैट मीन्स ये वेवलेंथ्स किस पे होंगी, एट आ सर्टेन या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो ये एरिया उनकी टोटल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इट इज फाउंड दैट द एरिया is directly proportional to
द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। तो पहली बात हमने क्या की कि यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स पर सेकेंड, एंड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जो पास करेगी, तो इन टर्म्स को मिला के देखा जाए तो ये इंटेंसिटी बनती है, और ये इंटेंसिटी इस एरिया अंडर कर्व से रिप्रेजेंट होती है। और ये बात देखी गई है कि ये जो एरिया है ये फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये जो इंटेंसिटी रेडिएट हुई है, दैट मीन्स एनर्जी रेडिएट हुई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के। अब यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि चाहे यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई है, लेकिन आपने खुद से कंसीडर कर लेना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एरिया और टाइम मौजूद है। दैट मीन्स असल में तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे सिंबल यूज़ किया जाता इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन बुक ने यहाँ पे सिर्फ ई का सिंबल यूज़ किया है। तो अगर आप सिर्फ ई भी लिखें तो आप डिनोमिनेटर में चूंकि एरिया और टाइम कंसीडर कर रही हैं, तो इसलिए ये इंटेंसिटी ही है। तो आप सिर्फ ई लिखेंगे तो इसे इंटेंसिटी पढ़ेंगे, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और इस लॉ का एक नाम है, और इस लॉ का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, के जो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रेडिएट हुई है ब्लैक बॉडी रेडिएटर से तमाम वेवलेंथ्स के लिए, वो किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो कांस्टेंट का सिंबल है सिग्मा, और ये सिग्मा क्या है? इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू ई ओवर टी रेज टू पावर 4। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे द टोटल एनर्जी रेडिएटेड for all wavelengths per unit area per unit time। अब अगेन यहाँ पे ये जो मैंने फ्रेज यूज़ किया है, इसको मिला के मैं टोटल इंटेंसिटी रेडिएटेड फॉर ऑल वेवलेंथ्स भी लिख सकता था। सो टोटल एनर्जी रेडिएटेड फॉर ऑल वेवलेंथ्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड दिस सिग्मा। और सिग्मा के लिए जो नेम असाइन किया गया है वो है स्टीफन्स कांस्टेंट, तो इसलिए यहां पे भी लिख लेते हैं इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। अब हम आते हैं इस स्टीफन्स कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तरफ। तो इक्वेशन है सिग्मा इज इक्वल टू ई ओवर टी रेज टू पावर 4, और जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए गए उनके लिए यहाँ पे टेम्परेचर अगर 1 केल्विन सेट किया गया है तो जो एनर्जी 1 केल्विन सेट किया गया
तो जो एनर्जी रेडिएट हुई उसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल्स थी, जो कि 1 सेकंड में इमिट हुई और पर मीटर स्क्वायर एरिया से पास की, जिसकी वजह से हम इसके यूनिट्स को मिला के क्या लिख रहे हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन ⁻⁴। ये इसकी वैल्यू है। हम इन तमाम पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद अब ये देख सकते हैं कि प्लाटिनम वायर को हीटअप करने पे वो पहले रेड क्यों अपेयर होती है। उसकी वजह यह है कि इनिशियली जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड पोर्शन में लाई करती हैं, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम में एंटर हो जाएं, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में एंट्री किस तरफ से होती है, वो रेड कलर की तरफ से एंट्री होती है। इसलिए हीट किया गया मेटल इनिशियली रेड दिखाई देता है, और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाता है तो मज़ीद कलर्स मिक्स होते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली कोई भी चीज़ ब्लू, इंडिगो या वॉयलेट दिखाई नहीं देती, ना ही ग्रीन दिखाई देती है, बल्कि वो वाइट कलर की तरफ जाती है, क्योंकि जब ये तमाम जो कलर्स हैं ये मिक्सअप होते हैं तो इससे वाइट कलर का इंप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे चूँकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर लिखा हुआ है तो प्लाटिनम के लिए ऑब्वियसली ये टेम्परेचर्स डिफरेंट होंगे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो तमाम कलर्स की मिक्सिंग की वजह से कोई बॉडी वाइट अपेयर होना शुरू हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बेस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।